अच्छा। आवाज आ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी क्लासरूम में हर बच्चा एक ही तरीके से सीख पाता तो क्या हमें अलग अलग टीचिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती, है ना। जब क्लास में हर बच्चा अलग क्षमता अलग ज़रूरत के साथ आता है तो एक टीचर के रूप में हमारी जिम्मेवारी जो है वो दुगनी हो जाती है। और यहीं से जन्म लेता है आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस स्पेशल लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल। ठीक है, आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। ये टॉपिक जो है ना केवल एक पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करता है, बल्कि मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरियाज में से एक है। तो स्क्रीन पर लगे इन दो मतलब जो नोट्स हैं इनको ध्यान से देखिए। एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट बेस्ड। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि आपको रटना ना पड़े, है ना, बल्कि हर कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों शब्दों का असली मतलब क्या है। ठीक है, अब कौन से शब्द हैं वो? तो सबसे पहला जो है स्पेशल एजुकेशन। पहला जो है स्पेशल एजुकेशन, ये क्या है? ये वो शिक्षा व्यवस्था है जो बच्चों के लिए बनाई जाती है, ठीक है, जिनकी ज़रूरतें सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे सीवियर विजुअल इम्पेयर्ड या सुनने में कठिनाई होती है जिन्हें हियरिंग इम्पेयर्ड। तो यहाँ बच्चे को एक अलग अलग विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए क्लासरूम या स्कूल में पढ़ाया जाता है, जहाँ स्पेशल टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे ब्रेल, स्क्रिप्ट या साइन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम स्पेशल एजुकेटर की भूमिका की बात करें तो उसकी जो भूमिका है वो क्या है? यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर जो बच्चा होता है उसकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आईईपी तैयार करता है। क्या करता है? आईईपी तैयार करता है, ठीक है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार करता है। उसे बेसिक लाइफ स्किल्स और अडॉप्टिव टेक्निक्स सिखाता है। ठीक है। दूसरा टर्म्स जो है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के अर्थ की बात करें तो इंक्लूसिव बना है इंक्लूड से। किससे बना है? इंक्लूसिव बना है इंक्लूड से। इंक्लूड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर शामिल करना होता है। ठीक है, इंक्लूड का अर्थ क्या होता है? शामिल करना। क्लियर है? ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि जो सिस्टम है, ठीक है, उसको बच्चे के हिसाब से, ये क्या मानता है कि जो सिस्टम है उसको बच्चे के हिसाब से बदलना है, ठीक है, ना कि बच्चे को सिस्टम के अनुसार। तो यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं और सामान्य बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे एक ही रेगुलर क्लासरूम में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भूमिका क्या है? तो समावेशी क्लासरूम में स्पेशल एजुकेटर और रेगुलर टीचर एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्य धारा की पढ़ाई में दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए आगे की स्लाइड देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं समावेशी और विशेष शिक्षा यानी इंक्लूसिव एंड स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एंड सॉरी स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है वहाँ पे? एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। वेट अ मिनट। थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी तो इसकी वजह से। अब
एक चीज बताइए, जब भी हम बीमार महसूस करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि रोग या डिजीज हो गई। ठीक है, हम क्या कहते हैं, रोग या डिजीज हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस की नज़र में बीमारी असल में क्या है? शरीर में ऐसा क्या बदल जाता है कि हम उसे रोग कहने लगते हैं? तो आइए उसे समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, व्हाट इज डिजीज, रोग क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिजीज क्या है यानी कि रोग क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेशल एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों ही जगह ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे में डिसेबिलिटी या विकार के पीछे किस प्रकार की हानि या असामान्यता काम कर रही होती है। तो स्क्रीन पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है, अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी एक विकार, संरचना या प्रकार। और उसके साथ साथ है क्या, ये माइंड मैप है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो ऊपर का बॉक्स है इसको देखिए, अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी एक विकार, संरचना या प्रकार। आसान भाषा में अगर हम कहें, जब हमारे शरीर की बनावट या उसके काम करने के तरीके में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ठीक है, क्या हो, जब हमारे शरीर की बनावट या उसके काम करने के तरीके काम करने के तरीके में कोई गड़बड़ी आ जाए। तो उसे क्या बोलते हैं, डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले गोले पर ध्यान दीजिए, लॉस और एबनॉर्मलिटीज, हानि या असामान्यता यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जब शरीर में कोई हानि या असामान्यता होती है तो वो मुख्य रूप से तीन तरीकों में दिखाई देती है। पहला जो है साइकोलॉजिकल, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिकल क्या है, जब विकार हमारे दिमाग, सोच, भावनाओं या व्यवहार से जुड़ा हो। मतलब साइकोलॉजिकल क्या है, जब जो विकार होता है, ठीक है, हमारे दिमाग मतलब हमारा जो माइंड है, उसके अलावा थिंकिंग, उसके अलावा इमोशन, उसके अलावा बिहेवियर। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल कौन कौन सा है, मतलब साइकोलॉजिकल क्या है, जब विकार हमारे दिमाग, सोच या हमारे जो इमोशन है या जो हमारा बिहेवियर है उससे जुड़ा हो। इस फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई, मतलब चिंता हो गई, डिप्रेशन, या स्पेशल बच्चों में एंजाइटी होना। यहाँ शरीर बाहर से ठीक दिख सकता है लेकिन मानसिक स्तर पर हानि होती है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो है इसका मतलब क्या है, जब शरीर के अंगों के काम करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाए। ठीक है, जब शरीर के जो अंग हैं, ऑर्गन जो हैं, इनमें कोई मतलब इनके फंक्शन में, अंगों के फंक्शन में कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, गड़बड़ी आ जाए। फॉर एग्जांपल डायबिटीज होना, ठीक है, या कानों की नसों की सही से काम ना करने के कारण सुनाई कम देना। ठीक है, नेक्स्ट है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, यानी कार्यों की शारीरिक संरचना। ये क्या है, जब किसी शरीर किसी अंग की भौतिक बनावट, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर।
ठीक है, में कोई कमी या डैमेज या असामान्यता आ जाए, जैसे किसी दुर्घटना में हड्डी का टूट जाना, आंख में रेटिना का डैमेज हो जाना, या जन्मजात हुए फटे हुए जो लिप होते हैं या कोई अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? एनाटॉमिकल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर में दिक्कत। फिजियोलॉजिकल का क्या है? फंक्शन में। और साइकोलॉजिकल का क्या है? माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा आगे का टॉपिक। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बता सकते हैं। हम्म, अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर में कोई समस्या आती है तो वो केवल एक क्षति कब तक रहती है, कब वो अक्षमता का रूप ले लेती है और समाज उसे अपंगता में कैसे बदल देता है? अगर आप इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का ये सीक्वेंस समझ गए तो समझिए पेडागोजी का सबसे पसंदीदा टॉपिक आपके टिप्स पर होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंटर रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पारस्परिक संबंध। यहाँ पर WHO 1980, WHO ने 1980 में ICIDH मॉडल दिया था। ठीक है, ICIDH मॉडल दिया था। तो ICIDS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। सॉरी, कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज, एल है, ये टी है, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ICIDH का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक चेन बनी हुई है। ठीक है, पहले जो है इम्पेयरमेंट है, फिर डिसेबिलिटी है, फिर हैंडीकैप है, फिर इंक्लूजन है। ठीक है, तो आइए इन चारों शब्दों के अंतर को उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षति। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे शरीर की जैविक यानी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक लेवल पर होता है। किस पर होता है? बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक लेवल पर होता है जब शरीर का कोई अंग, ऊतक, ठीक है, को नुकसान, मतलब डैमेज टू टिश्यू, मतलब ऊतक को नुकसान होता है। ठीक है, या कोई संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी दुर्घटना या जन्मजात कारण से आंखों में, आंख के रेटिना या ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाना। ठीक है, ये केवल बॉडी लेवल पर होता है। ये कहाँ पर होता है? इम्पेयरमेंट जो है वो किस लेवल पर होता है? बॉडी लेवल पर होता है। ये चीज ध्यान रखना, बॉडी लेवल पर होता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जो है अक्षमता, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षमता की कमी। तो इम्पेयरमेंट की वजह से जब व्यक्ति सामान्य दैनिक कार्य करने में असमर्थ या
रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल कि जैसे रेटिना डैमेज हो गई, ठीक है, अब रेटिना डैमेज होने की वजह से व्यक्ति का सामान्य रूप से ना देख पाना या किताब ना पढ़ पाना उसकी डिसेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो है डिसेबिलिटी है ये किस लेवल पर होती है, एक्टिविटी लेवल पर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्टिविटी लेवल पर, मतलब जैसे कोई अंग प्रभावित है तो उसकी जगह उसके साथ क्या होता है, कोई अंग प्रभावित है तो उसकी वजह से क्या होता है जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेली रूटीन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसे जो इम्पेयरमेंट होता है उसकी वजह से। क्लियर हो गया। फिर आते हैं हैंडीकैप पर, अपंगता पर, या सामाजिक नुकसान बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैंडीकैप व्यक्ति में नहीं होता बल्कि ये कहाँ पर होता है, पर्यावरण और समाज द्वारा पैदा की गई बाधा है। किसके द्वारा, ये किसके द्वारा पैदा किया गया है, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और सोसाइटी द्वारा, इन्वायरमेंट और सोसाइटी द्वारा पैदा किया गया एक बाधा मान लीजिए। ठीक है, मतलब एक सोशल डिसएडवांटेज है। जब सामाजिक वातावरण स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस बच्चे की ज़रूरतों के अनुकूल नहीं होता है, तब बच्चा जो है हैंडीकैप महसूस करता है। फॉर एग्जांपल एक व्हीलचेयर वाला बच्चा जो होता है, व्हीलचेयर यूज़र वाला बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है लेकिन क्लास दूसरी मंजिल पर हो, स्कूल में लिफ्ट या रैंप नहीं है। यहाँ रैंप का ना होना उस बच्चे की समाज की नज़र में हैंडीकैप होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये जो हैंडीकैप है किस लेवल पर होता है, सोशल लेवल पर होता है। ठीक है, ये किस लेवल पर होता है, सोशल लेवल पर। ठीक है, इम्पेयरमेंट जो है वो बॉडी लेवल पर होता है, डिसेबिलिटी एक्टिविटी लेवल पर होता है, और हैंडीकैप जो है वो सोशल लेवल पर होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे लास्ट चेन की, इंक्लूजन, समावेशी। तो यहाँ पर जो इंक्लूजन है, समावेश है, इसका मतलब क्या है, देखिए हैंडीकैप की इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें इंक्लूजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पढ़ते जब हम स्कूल में रैंप बनाते हैं या टीएलएम को सुलभ बनाते हैं और बच्चे को बिना किसी बाधा के शामिल करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हैंडीकैप होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गई ये चीज़ें। इम्पेयरमेंट जो है वो बॉडी लेवल पर, डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, एक्टिविटी लेवल पर होती है। ठीक है, हैंडीकैप जो है ये सोशल लेवल पर होता है, और इंक्लूजन जो है ये क्या करता है, हैंडीकैप को खत्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एंड हैंडीकैप। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है। ट्रिक याद रखने की है, बॉडी लेवल, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लेवल। ठीक है, पहले इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू बॉडी लेवल, डिसेबिलिटी इज इक्वल टू एक्टिविटी लेवल, हैंडीकैप इज इक्वल टू सोशल लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट में कोई कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो अभी जो हम जिस स्लाइड पर आए हैं, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किया ICIDH मॉडल। चलिए फटाफट मुझे ICIDH का फुल फॉर्म बताइए, ICIDH का फुल फॉर्म बताइए। कुछ तो गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए, है ना। अच्छा आप बताइए, क्या आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन का जन्म एक जंगल में पाए गए बच्चे से हुआ था। एक ऐसा बच्चा जो जानवरों की तरह रहता था, ना बोल सकता था ना समझ सकता था।
ठीक है। वहीं से शुरुआत हुई इतिहास की सबसे क्रांतिकारी प्रयोग की। आइए विशेष शिक्षा के शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा का इतिहास, पार्ट 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब इतिहास के इन 4 प्रमुख मील के पत्थर जो हैं, इनको हम एक एक करके टाइमलाइन की तरह आसानी से दिमाग में सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। आइए इस रोड मैप को साल दर साल समझते हैं, इसकी जो क्रोनोलॉजी है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है 1799। ठीक है, डॉक्टर जीन मार्क्स गैस्पार्ड इटार्ड बिगिन वर्किंग विथ विक्टर द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरॉन। ठीक है, मतलब डॉक्टर जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड ने अवेरॉन के जंगली लड़के विक्टर के साथ काम करना शुरू किया था। ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है, उसमें है भी, अगर आपने देखा है सही से। ठीक है, देखिए जो डॉक्टर जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड ने क्या किया था, एवेरॉन के जंगली लड़के विक्टर के साथ काम करना शुरू किया था। ठीक है, इसी ऐतिहासिक प्रयास के कारण डॉक्टर इटार्ड को क्या बोला जाता है, एक चीज ध्यान रखना, फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, डॉक्टर इटार्ड को। ठीक है, डॉक्टर इटार्ड को फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन बोला जाता है, यानी विशेष शिक्षा का जनक कहा जाता है। उन्होंने साबित किया कि सही प्रशिक्षण मतलब सही शिक्षण विधियों से मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। फिर बात करते हैं 1817 की। थॉमस गैल गैलेटेड ने बधिरों और गूंगे की शिक्षा के लिए अमेरिकी आश्रय खोला। ठीक है, मतलब थॉमस गैलोटेड ने डेफ एंड डम के लिए अमेरिका का पहला स्कूल अमेरिकन असाइलम फॉर द डेफ खोला। क्या था नाम, अमेरिकन असाइलम फॉर द डेफ एंड डम। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में सांकेतिक भाषा और बधिर शिक्षा की नींव रखी। तो अमेरिका में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है पेन में। अमेरिका में साइन लैंग्वेज और डेफ एजुकेशन, डेफ एजुकेशन की नींव किसने रखी थी, डेफ एजुकेशन की नींव किसने रखी थी, थॉमस गैलोटेड। ठीक है, किसने रखी थी, थॉमस गैलोटेड ने। ठीक है, अब आ जाते हैं 1829। यहाँ पर 29 कर लीजिएगा। ठीक है, 1829 है। ठीक है, तो 1829 जो है यहाँ पर सैमुअल होवे जो है, सैमुअल होवे ने नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड शरण खोला। मतलब सैमुअल होवे ने विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अमेरिका का पहला संस्थान खोला। संस्थान का नाम क्या था, न्यू इंग्लैंड असाइलम फॉर द ब्लाइंड। ठीक है, न्यू इंग्लैंड असाइलम फॉर द ब्लाइंड। ठीक है, जिसे बाद में पार्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड कहा गया। बाद में क्या बोला गया इसको, पहले क्या बोला गया, न्यू इंग्लैंड असाइलम फॉर द ब्लाइंड, बाद में बोला गया पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये 183 लिखा हुआ है। ठीक है, जो दिक्कत हो गई, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, सही वर्ष जो है 1829 में स्थापना और 1832 में
क्या हुआ था, इसका संचालन हुआ था। ठीक है, 1829 में क्या हुई थी स्थापना और 1832 में संचालन हुआ था। ठीक है, नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड शरण खोला था, ये चीज क्लियर हो गया। 1832 में क्या हुआ था, इसका संचालन हुआ था। स्थापना कब हुई थी, 1829 में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1829 में हुई थी, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 1876 की। ठीक है, एडवर्ड सेक्विन की फाउंड AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। एडवर्ड सेक्विन ने AAMR की स्थापना की थी। ठीक है, AAMR की फुल फॉर्म जो पूछी जाती है तो सेक्विन ने ही साइकोलॉजिकल मेथड विकसित किया था। सेक्विन ने और क्या किया था, इन्होंने साइकोलॉजिकल मेथड जो था वो विकसित किया था। ठीक है, AAMR की स्थापना किसने की थी, सेक्विन ने ही की थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ध्यान रखना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। पीछे अगर कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं। ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मतलब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, कभी बताते नहीं है कि क्या दिक्कत है। बता सकते हैं ना कि कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है। इतना तो डिजर्व करती हूँ मैं। ओके चलिए, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि आज जो हम स्पेशल एजुकेशन की बड़ी बड़ी नीतियां और समावेशी कक्षाएं देखते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दुनिया में पहली बार स्पेशल बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में क्लास कब बनी? किस महान व्यक्ति ने मेंटल हेल्थ जैसा शब्द गढ़ा? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ग्लोबल माइलस्टोन एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, ग्लोबल माइलस्टोन एंड टर्मिनोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक मील के पत्थर और शब्दावली। ठीक है, तो आज हम शब्दावली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 1878। 1878 में क्लीवलैंड पब्लिक स्कूल जो है, मतलब स्पेशल एजुकेशन क्लासेस बिगिन इन क्लीवलैंड पब्लिक स्कूल, मतलब क्लीवलैंड पब्लिक स्कूल में कक्षाएं शुरू की गई थी 1878 में। ये दुनिया में पब्लिक स्कूल सिस्टम के भीतर विशेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत का पहला ऐतिहासिक कदम। ठीक है, विशेष शिक्षा का जो पहला फॉर्मल, मतलब पहली फॉर्मल बिगनिंग थी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं 1905 पर। 1905 जो है, स्पेशल एजुकेशन टीचर बिगिन टू बी ट्रेन्ड, मतलब विशेष शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना यहाँ पर शुरू किया गया था। कब? 1905 को। केवल विशेष कक्षाएं बनाना काफी नहीं था, बच्चों को सही से पढ़ाने के लिए क्या चाहिए था, ट्रेंड टीचर चाहिए था। ठीक है, सही से पढ़ाने के लिए क्या चाहिए था, ट्रेंड टीचर चाहिए था, यानी कि स्पेशल एजुकेटर चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए 1905 से विशेष शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना शुरू कर दिया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं 1922 की। 1922 में काउंसिल ऑफ फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सीईसी का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज फाउंडेड, असाधारण बच्चों के लिए परिषद की स्थापना की हुई थी। सीईसी की फुल फॉर्म सीधा एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ संस्था जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा और उसके अधिकारों के लिए काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संस्थाओं में से एक है। ठीक है, उसके बाद 1949-1950 जो है यूनाइटेड सेरेब्रल पैल्सी ऑर्गेनाइजेशन एंड एआरसी फाउंडेड, सेरेब्रल पैल्सी और संगठन और एआरसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए 1949 और 1950 के दौरान यूनाइटेड सेरेब्रल पैल्सी ऑर्गेनाइजेशन और एआरसी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड सिटीजन या चिल्ड्रन, क्या है एआरसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, एआरसी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन, एआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन ऑब्लिक सिटीजन कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से अगर कुछ भी आता है तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? अब यहाँ जो पीले कलर का स्टिकी नोट्स है उसको देख लेते हैं। पहला की टर्म से 1909, ठीक है। क्लिपबोर्ड यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड वाइटनम वियर्स, फादर्स ऑफ अमेरिकन मेंटल हाइजीन मूवमेंट, क्वाइंड द टर्म्स मेंटल हेल्थ। इन्होंने क्या किया था, मानसिक स्वास्थ्य शब्द गढ़ा था। इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन मेंटल हाइजीन मूवमेंट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लिपबोर्ड जी को, ठीक है। क्लिपबोर्ड जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मेंटल हाइजीन मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो फादर, ठीक है, फादर ऑफ मेंटल हाइजीन हाइजीन मूवमेंट, ठीक है, मेंटल हाइजीन मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले मेंटल हेल्थ शब्द गढ़ा था। तो याद रखने की ट्रिक है, वियर्स ने समाज को मेंटल हेल्थ की सही समझ दी थी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा की टर्म्स जो है 1972 में वोल्फ वोल्फेंसबर्गर, ठीक है। इन्होंने अमेरिका में नॉर्मलाइजेशन शब्द को लोकप्रिय बनाया था। क्या किया था? सामान्यकरण शब्द को लोकप्रिय बनाया था। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन शब्द था उसको लोकप्रिय किसने बनाया था? उसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ओल फ्रेंसबर्गर ने बनाया था, ठीक है। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन शब्द है उसको लोकप्रिय बनाया था। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को भी समाज में एक सामान्य, सम्मानजनक और प्राकृतिक जीवन जीने का पूरा अधिकार और माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत में समावेशी शिक्षा रातों रात लागू नहीं हुई, बल्कि यहाँ 1968 से लेकर आज तक एक एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ तक पहुंची है, पता है? तो ये हम यहाँ पर देखेंगे 7 स्टेप की सीढ़ियाँ आपके दिमाग में जो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो आपके दिमाग में छप जाएंगी। इसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? इंडियन लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क, विधायी ढांचा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? इंडियन लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1968। फर्स्ट स्टेप जो है 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 यानी 1968, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ये क्या है? ये क्या है? फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है, पहली है और स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इसने पहली बार औपचारिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके लिए विशेष सुविधाओं की बात की थी। किसके लिए बात की थी? जो CWD हैं उनके लिए एजुकेशन और स्पेशल फैसिलिटी की बात की थी। किसके लिए? CWD के लिए, CWD के लिए किसकी बात की थी? एजुकेशन की और स्पेशल फैसिलिटीज की बात की थी, ठीक है। स्पेशल फैसिलिटीज की बात की थी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है?
उसके बाद आ जाइए 1974, दूसरा स्टेप जो है 1974, स्कीम ऑफ आईईडीसी। आईईडीसी का फुल फॉर्म क्या है, ज़रूर याद रखिए फुल फॉर्म, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में गलती हो जाएगी। ठीक है, तो आईईडीसी का फुल फॉर्म क्या है, एक बार बता देती हूँ मैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। आईईडीसी का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 1974 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को समान स्कूलों में एकीकृत करना था। ठीक है, इस यहाँ इनको क्या करना था, मतलब जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, ठीक है, जो CWD हैं, उनको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेटेड करने की बात की गई थी। ठीक है, नॉर्मल या रेगुलर स्कूल बोल सकते हैं, नॉर्मल स्कूल में डालने की बात की गई थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन है। फिर आते हैं 1986, तीसरा स्टेप जो है, जो तीसरे स्टेप पर जाते हैं, तो 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये क्या है, ये सेकंड है, क्या है, सेकंड पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखना, सेकंड पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय जो NEP 1986 है, इसने इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसे शैक्षणिक अवसरों की समानता पर जोर दिया जाता है। इसने कहा कि हल्की दिव्यांगता वाले बच्चे को नियमित कक्षाओं में और गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों को विशेष स्कूलों में पढ़ाया जाए। ठीक है, इसने इक्वलाइजेशन ऑफ, किसने, स्टेप 3 पर देख लीजिए, इक्वलाइजेशन, आप लिख लीजिएगा, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, और एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, किसने जोड़ दिया था, 1986 की NEP ने। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसने क्या कहा था, जो माइल्ड लेवल की डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो माइल्ड लेवल की डिसेबिलिटी है, वो कहाँ जाए, रेगुलर क्लासेस में। ठीक है, माइल्ड लेवल की डिसेबिलिटी जो है वाले बच्चे हैं, वो कहाँ जाए, रेगुलर क्लासेस में। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में। और जो सीवियर हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल। ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल स्कूल। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आया स्टेप 4 पे 1994 में सलामांका स्टेटमेंट ऑफ, सलामांका स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन सलामांका। स्पेन में सलामांका में हुए यूनेस्को सम्मेलन में इंक्लूसिव एजुकेशन का वैश्विक नारा दिया गया। ठीक है, जिसका सीधा प्रभाव भारत की नीतियों पर पड़ा। ये जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, स्पेन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, स्पेन में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका जो नारा क्या था, वो क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी, और इसका प्रभाव किस पर पड़ा था, भारत की नीतियों पर पड़ा था। ठीक है, स्टेप 5 जो है 1997 और 2000, इंक्लूजन ऑफ IE, इंक्लूजन ऑफ IE इन DPEP एंड SSA। देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, DPEP का फुल फॉर्म, DPEP का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद SSA जो है, ये 1997 में, 1997 में। उसके बाद SSA का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान 2000। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आईई का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आईई का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया था? इसने क्या किया था? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाई, यानी कोई भी स्कूल किसी भी दिव्यांग बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 में देखिए 2005 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ एंड एक्शन प्लान जो है, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा को पाठ्यक्रम का दिल बनाया और हर बच्चे की विविधता को क्लासरूम की ताकत मानी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? कैरिकुलम जो है वो हार्ट ऑफ चाइल्ड है। ठीक है, कैरिकुलम को क्या माना था? हार्ट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। और इस किस पे बात की थी? डाइवर्सिटी पर। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। डाइवर्सिटी को क्लासरूम का ताकत माना था। ठीक है, अब स्टेप 7 जो है 2006 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। कानूनी ढांचा जो है 2006 की इस नीति ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, मतलब यहाँ पर किस किस चीज की बात हुई? एक तो राइट्स की बात हुई। ठीक है, दूसरी किसकी बात की थी? राइट के अलावा रिहैबिलिटेशन की बात की थी। रिहैब की बात की थी। उसके अलावा किसकी बात की थी? सुगम वातावरण, यानी एक्सेसिबल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट की बात की थी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। सर, क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य बच्चे और एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए एजुकेशन का की राइट्स की उम्र सीमा अलग होती है ना? जी हाँ, जहाँ सामान्य बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो है आपने पढ़ा है 6 से 14 वर्ष पढ़ा है, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वहीं पर क्या पढ़ा है? 6 से 18 वर्ष। क्या पढ़ा है? 6 से 18 वर्ष तक है। ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार और एक्ट को आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? लीगल सेफ गार्ड्स एंड एक्ट्स, कानूनी सुरक्षा देखने वाले हैं। टाइप राइट कॉर्नर में यहाँ पर लिखा हुआ प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आइए इन्हें एक एक करके क्रम में समझते हैं। तो सबसे पहले 1974 आईईडीसी। ठीक है, सबसे पहले आईईडीसी का जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद करना आप लोगों को। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एकीकृत शिक्षा देना। मतलब सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की शुरुआत की। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूलों में शामिल होने का अवसर देना। ठीक है, दूसरा है 1986 एनईपी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 ने क्या बोला था? टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप विद द जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल एज इक्वल पार्टनर्स, मतलब सभी स्तरों पर समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करने के लिए। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 ने कहा कि दिमाग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको समाज के सभी स्तर पर समान भागीदारी के रूप में एकीकृत किया जाएगा। इसने क्या किया था? विशेष शिक्षा और मुख्य धारा शिक्षा के बीच की दूरी को कम करने पर जोर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1992 आरसीआई एक्ट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो इसमें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इनिशिएटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल, यानी पेशेवरों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखिए, इसका काम क्या था, विशेष शिक्षा के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड तय किए गए थे यहाँ पर। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर का जो रोल है, आज आप या हम जो स्पेशल बीएड डीएड करते हैं, एमएड करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो इसी आरसीआई द्वारा होता है। ठीक है, इसका ऑथेंटिकेशन इसी आरसीआई के द्वारा होता है। फिर 1994 सलामांका स्टेटमेंट, यूनेस्को adopted the principle for inclusive education globally, मतलब वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया। मतलब यूनेस्को ने क्या किया था, सलामांका सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया था। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है ना, स्कूल के हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ढलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2009 आरटीई एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है, रीड विद पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, फ्री एजुकेशन अप टू 18 ईयर्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा। आरटी एक्ट क्या करते हैं, 2009 जो है आरटी एक्ट वाला सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु तथा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। लेकिन जब इसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के साथ पढ़ाया जाता है तो विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आयु जो है 6 से 18 वर्ष, यानी अप टू 18 ईयर्स होती है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब तक तो देख ली होगी थ्री इडियट्स मूवी, अभी सोनम वांगचुक जी की का प्रोटेस्ट भी देखा होगा आप सबने। ठीक है, वो फिल्म जो है उन्हीं पर दर्शाई गई थी, तो अब तक तो देख ली होगी आपने। तो उसका वो डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, जहाँ रेंचो कहता है कि हर बच्चा अलग है लेकिन हमारा सिस्टम सबको एक ही रेस में दौड़ा रहा है। जब हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं तो वो नियमित शिक्षा है, लेकिन जब हम बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई का तरीका बदल दें तब एंट्री होती है स्पेशल एजुकेशन की। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझते हैं, स्पेशल वर्सेस रेगुलर एजुकेशन, विशेष शिक्षा बनाम नियमित शिक्षा। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं, सब इसके जो डायमेंशन है स्पेशल एजुकेशन के और रेगुलर स्कूल के वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डायमेंशन है स्पेशल एजुकेशन का, जो फोकस है वो देखते हैं कि पहले रेगुलर स्कूल का देखते हैं, रेगुलर स्कूल का देखते हैं ना। प्री डिटरमाइंड कैरिकुलम फॉर अ क्लास, पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्रों को पढ़ाना। मतलब अगर आप कक्षा 5 में हैं तो पूरी क्लास के लिए गणित एक ही किताब और एक ही सिलेबस होगा, चाहे आपको समझ आए या नहीं आए। ठीक है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ पर फोकस इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन पर होता है। यानी अगर किसी बच्चे को देखने या समझने में दिक्कत है तो उसकी अनूठी ज़रूरतों के आधार पर सिर्फ उसी के लिए सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशनल प्लान की बात करें तो रेगुलर एजुकेशन का नो एक्सेप्ट गिफ्टेड एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स, मतलब यहाँ नहीं कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों को छोड़कर। मतलब यहाँ हर बच्चे, यहाँ जो यहाँ पर क्या होता है कि क्या यहाँ हर बच्चे के लिए अलग प्लानिंग होती है? बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, नो, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ कुछ विशिष्ट कार्यक्रम, जैसे प्रतिभाशाली या वोकेशनल छात्र हैं उनको छोड़कर सबके लिए एक ही प्लान होता है। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो हाँ, यहाँ पर प्लानिंग होती है, हर बच्चे की नीड के हिसाब से आईईपी बनता है और मतलब आईपी बनता है और उसको नीड बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, 3 जो है पेरेंट स्टूडेंट इनपुट, पेरेंट स्टूडेंट इनपुट। यहाँ पर रेगुलर स्कूल की बात करें तो नन रिक्वायर, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ माता पिता की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, बस पीटीएम में आए, रिपोर्ट कार्ड देखा और चले गए। ठीक है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन जो है मैंडेट बाय लॉ, कानून द्वारा अनिवार्य है। यहाँ पर माता पिता को शामिल होना मैंडेट बाय लॉ है, बिना पेरेंट्स की परमिशन और मीटिंग के आप बच्चे की आईपी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है,
ट्रेनिंग एम्फेसिस की बात करें तो रेगुलर एजुकेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑन कंटेंट एरिया, विशेष या सामग्री क्षेत्र पर जोर दिया जाता है। ठीक है, एक रेगुलर टीचर की ट्रेनिंग उसके लिए विषय पर केंद्रित होती है, जैसे मैथ टीचर को मैथ अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में वही हम बात करें तो असेसमेंट, एकोमोडेशन, डिसेबलिंग कंडीशन, मतलब मूल्यांकन आवास अक्षम करने की स्थिति पर जोर देते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका जो है बिल्कुल अलग है। उनकी ट्रेनिंग बच्चे का असेसमेंट करने और उसे सुविधाएं यानी एकोमोडेशन देने में होती है। ठीक है, तो एकोमोडेशन का अनुवाद यहाँ पर लिखा है आवास। ठीक है, आवास लिखा है, लेकिन पेडागोजी में इसका सही मतलब है बच्चे के अनुकूल सुविधा या समायोजन करना, जैसे कम दिखने वाले बच्चे को बड़ा प्रिंट देना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इवेल्युएशन की बात कर लेते हैं। तो रेगुलर स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट अचीवमेंट्स ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यहाँ पर जो बच्चे को मानकीकृत परीक्षणों यानी बोर्ड एग्जाम या छमाही परीक्षाओं के अंक पर परखा जाता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो कॉम्प्लायंस टू स्टेट लॉ, कानूनों का अनुपालन या सफलता का पैमाना जो है कि क्या बच्चे ने अपने आईपी के गोल हासिल किए हैं, क्या हमने कानूनी प्रावधानों का सही पालन करके उसे आत्मनिर्भर बनाया, इस पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश होकर स्कूल जाता है, लेकिन गेट पर प्रिंसिपल कहता है सॉरी हमारा स्कूल आपके बच्चे के लिए नहीं है। सोचकर ही कितना बुरा लगता है ना। होता था पहले, बहुत होता था, अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जो नहीं लेते हैं, लेकिन क्या कोई स्कूल ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। और ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत आती है इंक्लूसिव एजुकेशन के इन 4 पिलर्स से। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करेंगे जीरो रिजेक्शन, शून्य अस्वीकार। ठीक है, इसका क्या मतलब ये क्या है, इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है, नो एंट्री बोर्ड हटाना। इसका सीधा सा मतलब क्या है, नो एंट्री का बोर्ड हटाना। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, है ना। विशेष शिक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्र को सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जैसे सीपी है, मतलब सेरेब्रल पैल्सी है, अपने आपके रेगुलर स्कूल में एडमिशन के लिए आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास व्हीलचेयर या रैंप नहीं है, आप कहीं और जाइए, स्कूल को रैंप बनवाना पड़ेगा, बच्चे को वापस नहीं भेजना है। ठीक है, दूसरा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवेल्युएशन, गैर भेदभावपूर्ण मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है, असिस्टेंट मस्ट बी मल्टी फेसेटेड एंड प्रोटेक्ट अगेन बायस, मतलब आकलन बहुआयामी होना चाहिए और पूर्वाग्रह से बचाव करना चाहिए। मतलब क्या है, बच्चे का जो असेसमेंट है वो मल्टी फैक्टेड होना चाहिए और उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, अब मान लीजिए कि एक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर आप उसका इवेल्युएशन एक नॉर्मल प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर देकर करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, है ना। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। आपको उसका टेस्ट ब्रेल या ओरल तरीके से लेना होगा। ठीक है, या आप उसको स्क्राइब दे दीजिए, राइटर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर रेगुलर टीचर को बताता है कि किस बच्चे को का टेस्ट किस टूल या तरीके से लेना सही होगा। ठीक है, दूसरा है FAPE, मुफ्त और उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा। FAPE का मतलब क्या है, फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, guaranteed appropriate education at no cost to parents। FAPE की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। ठीक है, फ्री का मतलब यहाँ पर क्या है, हम सब जानते हैं बिना फीस, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है अप्रोप्रिएट, सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो क्या है, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट इसका मतलब है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, केवल मुफ्त नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सही और असरदार होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
LRE कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण। LRE LRE का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। LRE का फुल फॉर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी ये क्या और कैसे है, तो इसका मतलब है कि एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को जहाँ तक संभव हो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उसे केवल तभी अलग स्पेशल क्लासरूम में भेजा जाना चाहिए जब रेगुलर क्लास में पूरी मदद देने के बाद वो सीख नहीं पा रहा हो। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को हल्का सुनने में दोष है, मतलब माइल्ड हियरिंग लॉस है, तो उसे मुख्य बधिर स्कूल में, मतलब किसी स्पेशल स्कूल में भेजने के बजाय रेगुलर क्लास में ही सबसे आगे वाली सीट पर बैठाना। ठीक है, LRE का बेहतरीन उदाहरण होगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यथासंभव गैर विकलांग साथियों के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है बैरियर इम्पैक्ट, बाधाएं और प्रभाव। अच्छा, एक चीज बताए कि एक ताला जो है किसी बच्चे का भविष्य तय कर सकता है? लोहे का ताला तो नहीं, लेकिन हमारी सोच और समाज के बनाए गए जो अदृश्य ताले जरूर किसी बच्चे की शिक्षा को रोक सकते हैं। आज हम उन्हीं तालों को खोलने की चाबी ढूंढेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बैरियर एंड इम्पैक्ट, बाधाएं और प्रभाव। स्क्रीन पर दो हिस्से हैं, एक एक करके देख लीजिए। बाई तरफ है बैरियर एंड कॉज है इधर, यानी कि यहाँ पर रेड कलर का ताला दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो बच्चे को रोकता है। दाई तरफ है ग्राफ, यहाँ पर क्या है, ग्राफ है एजुकेशनल इम्पैक्ट। ठीक है, जो दिखाता है कि अगर समावेशन करें तो, मतलब समावेशन करें या ना करें तो बच्चे के रिजल्ट पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लाल वाले हिस्से पर देखेंगे, बैरियर एंड कॉजेज देखेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा, एक सेकंड थोड़ा सा काम आ गया है, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कोई काम अटक गया था, इस चक्कर में मुझे 2 मिनट का पॉज लेना पड़ा, बट मैं आ गई हूँ दोबारा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे बैरियर एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट, जो हम यहाँ पर जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैरियर एंड कॉजेज की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अक्सर हम कारण और बाधाओं को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग हैं। ये क्या है, दोनों जो है अलग अलग हैं। कॉजेज जो है, कारण जो है, ये क्या है, वो सिचुएशन है जिसके साथ बच्चा क्लास में आता है, जैसे डिसेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर जेंडर, या फिर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल सुपर 30 याद है ना, आनंद कुमार की स्टूडेंट के पास सामाजिक आर्थिक स्थिति एक कारण था, है ना। बाधाओं की बात करें तो बाधाएं जो है, बाधा बच्चों में नहीं होती बल्कि सिस्टम या समाज में होती है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, कॉजेज समझ में आ गया, डिसेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉज हैं। ठीक है,
बैरियर जो है, बैरियर की बात करें तो बैरियर जो है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एटीट्यूडनल बैरियर 4 हिस्सों में बांटा गया, एटीट्यूडनल, फिजिकल, इंस्ट्रक्शनल एंड सिस्टमैटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल बैरियर की, यानी कि व्यवहारिक मनोवृत्ति की। एटीट्यूडनल बैरियर, सॉरी इंस्ट्रक्शनल नहीं, एटीट्यूडनल बैरियर। ये सबसे बड़ी बाधा है जब टीचर या समाज सोच ले कि अरे ये बच्चा तो गरीब है या दिव्यांग है, ये नहीं सीख सकता, है ना। ये नकारात्मक सोच ही एटीट्यूडनल बैरियर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब जैसे मुझे फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सोना जैसी बिटिया जिंदगी मिट्टी है ना। इस तरीके की जो नकारात्मक थिंकिंग होती है लोगों की, अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब क्या होता है। एटीट्यूडनल बैरियर मतलब लोगों के एटीट्यूड में है कि मतलब आपको ऐसे बोलेंगे कि उनकी जो सोच होती है आपके प्रति वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं फिजिकल बैरियर की बात करते हैं। शारीरिक या भौतिक, तो स्कूल में व्हीलचेयर जाने के लिए रैंप ना होना या वॉशरूम का डिसेबिलिटी फ्रेंडली ना होना। फिजिकल बैरियर क्या है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुकावट हो, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं रास्ते में कोई रुकावट हो, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, अब सीढ़ियां बनी हुई, व्हील चेयर यूजर है, वो व्हील चेयर से जा रहा है, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है, तो वो कैसे चढ़ेगा, उसके लिए लिफ्ट चाहिए या आराम चाहिए, है ना। तो ये उसके लिए क्या होगा, फिजिकल बैरियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल बैरियर। इंस्ट्रक्शनल बैरियर जो है टीचर का केवल एक ही तरीके से पढ़ाना। अगर बच्चा देख नहीं सकता और टीचर केवल बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ाने के तरीके की बाधा है। ठीक है, उसके अलावा सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक जो है स्कूल में कठोर नियम, जैसे हम स्पेशल बच्चों को एडमिशन नहीं देते, है ना। सिस्टम जो है वो बच्चों के हिसाब से नहीं चेंज होता, तो होता है सिस्टमैटिक बैरियर। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ एक स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा काम जो है एटीट्यूडनल बैरियर को तोड़ना है। वो रेगुलर टीचर्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग करता है, इंस्ट्रक्शनल बाधाओं को दूर करता है, पीएलएम को बच्चों के हिसाब से बदलता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब दाई तरफ हरे ग्राफ को देखिए, एजुकेशनल इम्पैक्ट जो है विदाउट इंक्लूजन, लोअर एकेडमिक अचीवमेंट, ड्रॉप आउट रेट्स, सोशल आइसोलेशन, मतलब कम शैक्षणिक उपलब्धियां, ड्रॉप आउट दर, सामाजिक अलगाव। इसका मतलब क्या है, देखिए विदाउट इंक्लूजन, अगर हम इन बाधाओं को नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो क्या होगी, गिरेगी, है ना। ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ेगा, मतलब स्कूल छोड़ने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा होंगे, बच्चा समाज से कट जाएगा, मतलब बच्चा सोशल आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंक्लूजन की बात करें, विद इंक्लूजन, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बाधाएं हटा दें तो रिजल्ट बिल्कुल पलट जाएगा, बच्चे की जो उपलब्धि है इम्प्रूव हो जाएगी, अचीवमेंट क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्रीज सोशल पार्टिसिपेशन, मतलब समाज में जो हिस्सेदारी उसकी बढ़ जाएगी, समाज में हिस्सा लेगा, और सबसे ज़रूरी जो है उसका जो सेल्फ स्टीम है वो इन्हेंस होगा। ठीक है, उसे लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। पिछली स्लाइड में हमने यूडीएल और समावेशी शिक्षा की बात की, लेकिन नहीं, एक चीज़ ये बताइए, पिछली स्लाइड में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो क्लियर है, यूडीएल नहीं पढ़ा था, जो चीज़ें पढ़ी थी वो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, क्या वो बिना एक बेहतरीन टीचर के संभव है? बिल्कुल नहीं है ना। क्या एक शिक्षक का काम सिर्फ क्लास में आना, किताब पढ़ना और चले जाना है? खासकर जब बात स्पेशल एजुकेशन की, तो एक टीचर को दिन भर में कई टोपियां पहननी पड़ती हैं, मतलब कई रोल्स अदा करने होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, द टीचर्स रोल, शिक्षकों की भूमिका। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैप बना हुआ है, ठीक है, इसको एक एक करके देखते हैं। टीचर्स रोल, तो सबसे पहला है काउंसलर। काउंसलर देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अक्सर क्या होता है इनमें,
कॉन्फिडेंस की कमी होती है या फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, है ना। एक टीचर उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को डिस्लेक्सिया है तो वो निराश हो रहा है, तो टीचर उसे डांटने के बजाय काउंसलिंग करके उसका हौसला बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा है रिसोर्स पर्सन, संसाधन व्यक्ति। ठीक है। दूसरा क्या है? रिसोर्स पर्सन, संसाधन व्यक्ति। रेगुलर क्लासरूम में एक स्पेशल बच्चे के लिए सही टीएलएम, ये क्या करता है? सही टीएलएम, ठीक है, लाना। जैसे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के लिए टेक्सटाइल मैप, या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए ऑडियो विजुअल मटेरियल। ठीक है, इस तरीके का। फिर उसके बाद क्या है? गाइड, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक क्या करता है? टीचर केवल रटाता नहीं है। ठीक है, इसमें दो चीजें कर दीजिए, मार्गदर्शक और एजुकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, मार्गदर्शक और एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है? वो केवल रटाता नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाता है, यानी आईईपी बनाता है, और उसे सही डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, क्लियर है? या शिक्षा प्रदाता होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, मैं टाइपिंग हो गई है। उसके बाद है कंटिन्यूअस लर्नर, निरंतर सीखने वाला। शिक्षा की नीतियां जो है रोज रोज बदलती हैं, है ना। जैसे एनईपी 2020, पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, फिर एनईपी 2020 आई। तो एक बेहतरीन टीचर वो है जो हमेशा खुद को अपडेट करे। ठीक है, नई नई तकनीकें सीखता है। उसके बाद आता है रिसर्चर, शोधकर्ता। अगर कोई बच्चा पुराने तरीके से नहीं सीख रहा है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, टीचर को क्या करना पड़ेगा? एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, करता है कि मैं अपनी पढ़ाई के तरीके में क्या बदलाव करूं जिससे इसे समझ में आ जाए। क्लियर है? फिर है नेटवर्किंग फॉर शेयरिंग, साझा करने के लिए नेटवर्किंग। एक स्पेशल एजुकेटर अकेले काम नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट की, एसटी कर लो, पीटी कर लो। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एलपी कर लो। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं, रेगुलर टीचर और माता पिता के साथ एक नेटवर्क बनाकर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी कौन है? टीचर है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ओके। अच्छा, सोचिए कि आप क्लास में जा रहे हैं, प्रवेश करते हैं, और कुछ बच्चे जो है शोर मचा रहे हैं, कुछ भ्रमित हैं कि आगे क्या करना है, कुछ ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। एक समावेशी कक्षा में इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? डांट कर? बिल्कुल नहीं ना। आइए जानते हैं 6 व्यवहारिक रणनीतियां। तो यहाँ पर मेकिंग क्लासरूम इंक्लूसिव देखेंगे हम। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मेकिंग क्लासरूम इंक्लूसिव। तो आइए इस चेकलिस्ट के एक एक पॉइंट को आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला है पोस्टिंग डेली शेड्यूल, दैनिक कार्यक्रम पोस्ट करना। ये ऑटिज्म या एडीएचडी वाले बच्चों को अचानक होने वाले बदलाव में बहुत एंजाइटी होती है ना। क्लास के बोर्ड पर या दीवार पर चित्र शब्दों में आज मतलब जो आज का टाइम शेड्यूल होता है, विजुअल शेड्यूल चिपका दें। बच्चे को पहले से पता होगा कि गणित के बाद लंच होगा, जिससे उसका ध्यान जो है वो केंद्रित रहेगा। दूसरा है डिस्प्लेइंग क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, कक्षा के नियम और अपेक्षाएं प्रदर्शित करना। मतलब ऑटिज्म या एडीएचडी वाले बच्चों को अचानक होने वाले बदलाव पसंद नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा के नियम और अपेक्षाएं जो है प्रदर्शित कैसे करें। नियम जो है कठिन भाषा में होते हैं, है ना। मतलब कठिन भाषा में नहीं होने चाहिए, कठिन भाषा में नहीं होते हैं, सॉरी। नियम जो है कठिन भाषा में नहीं होने चाहिए, बल्कि आसान और पॉजिटिव पिक्चर के साथ हो। जैसे समय पर एक ही बोले या मदद के लिए हाथ उठाएं। बिहेवियर मैनेजमेंट का पहला कदम है। तीसरा है इनकरेजिंग पीयर टू पीयर इंस्ट्रक्शन। इसे पीयर ट्यूटरिंग या पीयर लर्निंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पीयर ट्यूटरिंग या फिर पीयर
लर्निंग बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। एक सामान्य बच्चे को मतलब एक नॉर्मल बच्चा है और एक स्पेशल नीड्स बच्चे का बडी बना दिया जाता है। बच्चा शिक्षक की तुलना में अपने दोस्त से बिना झिझक के जल्दी सीखता है। जैसे हम अपने दोस्तों की बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना? उनकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हमें लगता है वो हमारे हित के लिए ज़्यादा सोचता है ना? नेक्स्ट है यूजिंग सिग्नल टू क्वाइट डाउन और स्टार्ट वर्किंग। शांत होने या काम शुरू करने के लिए संकेतों का उपयोग। तो देखिए अगर कोई बच्चा मतलब श्रवण बाधित है या आसानी से विचलित होने वाले बच्चों के लिए बार बार चिल्लाने के बजाय हम क्या करेंगे, संकेत का यानी सिग्नल्स का यूज कर सकते हैं। 2 बार ताली बजाना, लाइट ऑन करना या हाथ उठाना, इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव इंटरवेंशन। मतलब रिएक्टिव का मतलब होता है समस्या होने या बच्चे के रोने गुस्सा करने के बाद कार्रवाई करना, जबकि प्रोडक्टिव का मतलब है समस्या होने से पहले ही माहौल को संभालना। ठीक है। अगर आपको पता है कि एक बच्चे को शोर से परेशानी हो तो पटाखे फोड़ने या तेज म्यूजिक से पहले उसे ईयरमफ्स दे देना, है ना? ये क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? फिर है एम्प्लॉइंग टारगेट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कैसे? जब बच्चा कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसे तुरंत सटीक तारीफ करे। केवल गुड बॉय कहने के बजाय कहें रोहन आज आपने अपना बैग बहुत अच्छे से लगाया है। इसे क्या बोलते हैं? टारगेट रिइंफोर्समेंट कहते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? जब फिल्म तारे ज़मीन पे जब निकुम सर ने देखा कि ईशान अवस्थी जो है बाकी बच्चों की तरह बोर्ड से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ उसके लिए रेत पर अक्षर उकेरने और पेंटिंग के जरिए सिखाने का एक अलग प्लान बनाया था ना। शिक्षा जो है, शिक्षा की दुनिया में किसी एक स्पेशल चाइल्ड के लिए बनाए गए इसी सुपर प्लान को हम कहते हैं आईईपी। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं? आईईपी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आईईपी। सबसे पहले पहले बॉक्स पर नजर डालिए। आउटलाइन स्पेसिफिक गोल एंड सपोर्ट सर्विस नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड एकेडमिक सक्सेस पेरेंट्स एंड एजुकेशन डेवलप अ प्लान टुगेदर। मतलब बच्चे की शैक्षणिक सफलता के लिए आवश्यक विशिष्ट लक्ष्यों और सहायता सेवाओं की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये कोई आम टाइम टेबल नहीं है, ये क्या है? एक कानून हम बोल सकते हैं एक कानूनी रूप से मान्य लीगल दस्तावेज है जो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की एकेडमिक सक्सेस के लिए रोड मैप तैयार करता है। ठीक है। इससे तय किया जाता है कि बच्चे में स्पेसिफिक गोल क्या होंगे, उसकी कौन सी सपोर्ट सर्विस जैसे थेरेपी या विशेष टीएलएम दी जाएंगी। ठीक है। क्या एक स्पेशल एजुकेटर इसे अकेले बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता ना। आईईपी जो है हमेशा माता पिता और शिक्षक की एक टीम मिलकर उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। क्लियर है? तो अब आते हैं स्क्रीन के निचले हिस्से पर। WHO नीड एन आईईपी। आईईपी की आवश्यकता किसे है? ठीक है। तो यहाँ पर 5 बॉक्स हैं, उन प्रमुख दिव्यांगताओं को दर्शाते हैं जहाँ आईपी बनाना जरूरी है। तो पहला है एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वे बच्चे जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, जिनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, उनके लिए फोकस बढ़ाने वाला आईईपी बनता है। ठीक है। दूसरा जो है ऑटिज्म। जिन बच्चों में को सामाजिक बातचीत मतलब सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है या जो एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव चैलेंजेस, डेवलपमेंटल डिले, संज्ञानात्मक चुनौतियां, विकासात्मक देरी। फिल्म देखी होगी ना, कोई मिल गया, उसके रोहित को याद कीजिए। जब बच्चे की मेंटल एज जो है उसकी एक्चुअल एज से कम हो या उसे चीज़ें समझने में सामान्य से बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है। स्पीच हियरिंग और विजन इम्पेयरमेंट, भाषण श्रवण या दृष्टिबाधित। ठीक है। भाषण श्रवण या दृष्टिबाधित वो बच्चे जो ठीक से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, इनकी आईपी में ब्रेल या साइन लैंग्वेज को शामिल किया जाता है। उसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटी,
जैसे सीपी या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जहाँ बच्चे को चलने फिरने या पेन पकड़ने में शारीरिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? पीछे की जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आईपी वगैरह, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें कोई कंफ्यूजन है? अभी बता दीजिए। चलिए, पिछली क्लास में हमने आईपी जाना कि आईपी क्या है, इसकी ज़रूरत किसे पड़ती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक स्पेशल एजुकेटर और स्कूल मिलकर जीरो से लेकर एक परफेक्ट आईपी कैसे तैयार करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? तो आइए इसके 3 स्टेप की को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है डेवलपिंग ऑफरिंग द आईपी, आईपी का विकास और पेशकश। तो सबसे पहले स्टेप 1 जो है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। सबसे पहला जो स्टेप है क्या है? इवेल्युएशन। क्या और कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन, मतलब माइक्रो ऑब्जर्वेशन के जरिए ये तय किया जाता है कि क्या बच्चे की डिसेबिलिटी उसकी स्कूल के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है ना? क्यों? जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे का प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस, जिसको पीएलपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएलईपी। ठीक है, पीएलईपी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस। मतलब जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, हम उसके लिए सही योजना नहीं बना सकते। तो इवेल्यूशन क्यों करते हैं? ये तय करने के लिए कि क्या विकलांगता स्कूलों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है या नहीं, मतलब प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस देखने के लिए। ठीक है, स्टेप 2 जो है आईईपी मीटिंग, बैठक और लक्ष्य के लिए। मूल्यांकन के बाद एक आधिकारिक मीटिंग होती है। ठीक है, इसमें जिसमें स्पेशल एजुकेटर, रेगुलर टीचर, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, पेरेंट्स एक साथ बैठते हैं। अब इनका मुख्य काम क्या होता है? इस मीटिंग में बच्चे की शैक्षिक ज़रूरतों पर विस्तृत चर्चा करती है और उसके लिए स्मार्ट यानी मापने योग्य शॉर्ट टर्म और ईयरली गोल्स तय करती है। क्या करती है? यहाँ पर मापने योग्य लक्ष्य विकसित करती है, मतलब शॉर्ट टर्म और ईयरली गोल। ठीक है, विकसित करते हैं। स्टेप 3 जो है सर्विस डिलीवरी, सेवा वितरण। सेवा वितरण जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको लागू करना, लक्ष्य तय होने के बाद जब अब बच्चे को सेवाएं दी जाती हैं, जो 2 तरीकों से हो सकती है। पहला जनरल क्लासरूम, सामान्य कक्षा, जहाँ बच्चा अपने पेयर के साथ, ठीक है, अपने सहपाठी के साथ, लेकिन उसे आवश्यक समायोजन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आवश्यक एकोमोडेशन दिए जाते हैं। दूसरा स्पेशलाइज्ड क्लासरूम, यहाँ पर क्या होता है? विशेष संसाधन कक्ष होते हैं। यदि बच्चे को बहुत अधिक सहायता, हायर सपोर्ट नीड है, तो उसकी आवश्यकता है, तो उसे 1-on-1 व्यक्तिगत निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल है, ऐप है, अगर ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, स्पेशल एजुकेशन नीड्स को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, पीवाईक्यू जो है, एक चीज़ और बता दूँ, पीवाईक्यू जो है, क्वेश्चन जो है यहीं पर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। और लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।